हेलो गाइस। सो मेरा ये थर्ड वीडियो लेक्चर है। मैंने इससे पहले 2 वीडियो लेक्चर्स अपने अपलोड कर दिए हैं। हमारा जो चैप्टर मैंने स्टार्ट कर रखा है चैप्टर नंबर 1 ऑफ क्लास 7, तो उसका ये थर्ड पार्ट है, थर्ड टॉपिक है। इस टॉपिक में इतिहासकार और उनके स्रोत यानी कि हिस्टोरिकल्स एंड देयर सोर्सेस, तो उसके बारे में बताया जाएगा। इतिहासकार किस युग का अध्ययन करते हैं और उनकी खोज की प्रकृति क्या है, इसे देखते हुए वे अलग अलग तरह के स्रोतों का सहारा लेते हैं। मैं ये बताना चाहूँगी कि जो इतिहासकार थे वो मतलब कि किस युग के बारे में अध्ययन करें, किस युग के बारे में स्टडी करें और उनकी खोज की मतलब नेचर कैसा है, उनकी खोज का नेचर कैसा है यानी कि प्रकृति कैसी है, तो उसे देखते हुए अलग अलग सोर्सेस का वो यूज़ करते थे, सहारा लेते थे, ताकि वो बता सके कि हिस्ट्री मतलब कि वो युग कैसा था। जैसे उदाहरण के लिए पिछले साल आपने गुप्त वंश के शासकों और हर्षवर्धन के बारे में तो पढ़ा ही होगा। पुस्तक में हम मोटे तौर पर 700 टू 17500 ईस्वी तक लगभग 1000 वर्ष के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि अभी तक जो हमने ऊपर पढ़ा, हमें बस ये देखना है कि हमारे सोर्स क्या है। तो नीचे जो मैंने अंडरलाइन किया ये मेन लाइन है। अगर आपसे पूछे कि क्या सोर्स थे उनके, वो किन सोर्सों की मदद लेके सूचना इकट्ठी करते थे, इंफॉर्मेशन गैदर करते थे, तो वो थे सिक्के। कितने पुराने सिक्के हैं उन्हें देख के, शिलालेखों, स्थापत्य तथा लिखित सामग्री, ये जो 4 चीज़ें थी इनकी मदद से वो है मतलब कि पता लगाते थे कि ये वो कितनी पुरानी है, उस टाइम पे क्या होता होगा। सिक्कों से पता लगता है सिक्के पहले कैसे सिक्के चलते थे, फिर अब कैसे आए हैं, अब आगे कैसे आएंगे, मतलब इस तरीके का वो यूं देखते थे। शिलालेखों यानी कि किन मतलब कि दीवारों पे, स्टील की परतों पे लिख के उन्हें उन्हें देखते थे, उन्हें क्या, उन पे क्या लिख रखा है। स्थापत्य यानी कि भवन, कोई भवन बनवा रखो, जैसे कि ताजमहल मीनार हो गई, हमने उसे देख के पता लगाया था कि मुगलों ने, बादशाह जो अकबर थे उन्होंने वो बनवाया था। लिखित सामग्री जो मिल जाए उन सब पे निर्भर थे। पर कुछ बातें पहले से काफ़ी भिन्न हैं। इस युग में प्रमाणिक लिखित सामग्री की संख्या और विविधता आश्चर्यजनक रूप से बढ़ गई। मतलब कि देखो ना कि सिक्के वगैरह, आजकल लिखित सामग्री जो है वो बढ़ती जा रही है। क्यों? क्योंकि लिखने में सबको पता लग गया था कि लिखा भी जा सकता है। जैसे अभी ने देखो लिखा जा सकता है, तो लिखित सामग्री ज़्यादा पाने लग गई थी। इसके आगे इतिहासकार सूचनाओं के द्वारा प्रकार के स्रोतों का इस्तेमाल धीरे धीरे करने लगे थे। अब आप देखोगे कि उस दौरान क्या था, उस दौरान कागज क्रमशः सस्ता हो गया था। कागज जो है वो सस्ता हो गया था और बड़े पैमाने पर उपलब्ध भी होने लग गया था। लोग धर्मवंश, शासकों के वृत्तांत यानी कि जो शासकों के जो वो लिख के उनकी बायोडाटा लिखते थे, वो संतों के लेखन तथा उपदेश, अर्जियां, अदालतों के दस्तावेज, हिसाब तथा करों के खाते आदि लिखने में इसका उपयोग करने लगे थे। मतलब कि ये सब चीज़ें लिखी जाने लग गई थी। धनी व्यक्ति जो थे या शासक जन थे या मठ ये तथा मंदिर पांडुलिपियां एकत्रित किया करते थे। पांडुलिपियां क्या होती है? पांडुलिपियों को मनुस्क्रिप्ट्स बोलते हैं। मनुस्क्रिप्ट जो पत्तों पे लिखे जाते थे, जो ऐसे लिखे जाते थे, वो मतलब कागजों वगैरह पे, तो वो तो मतलब कि मनुस्क्रिप्ट एकत्र करने लग गए थे, मतलब इकट्ठा करने लग गए थे। इन इन पांडुलिपियों को पुस्तकालयों तथा अभिलेखागारों में रखा जाता था। मतलब पुस्तकालयों में और अभिलेख, जहाँ पे अभिलेख लिखा करते थे वहाँ पे रखा जाता था, या फिर जहाँ लाइब्रेरी होती थी वहाँ रखा जाता था। वहाँ से तरह तरह के राइटर्स ग्रैब करते थे, फैच करते थे हमारी इसको बुक को, जो ये लिखा होता था पांडुलिपियाँ, और फिर इनसे पता लगाते थे कि पिछले युग में क्या क्या चीज़ें हुआ करती होंगी। तथा दस्तावेजों में इतिहासकारों को बहुत सारी विस्तृत जानकारी मिलती है, मगर साथ ही इसका उपयोग कठिन है। क्यों कठिन है? क्योंकि इसको कन्वर्ट करना, पहले कैसी लैंग्वेज थी और इन्हें कन्वर्ट करना बहुत टफ होता था। जैसे पांडुलिपियाँ जो है वो पांडुलिपिकार ही लिख पाता था, तो मतलब कि मैन्युस्क्रिप्ट्स केवल स्क्रिप्ट्स ही लोग लिख पाते थे। ये सर्कुलेट कैसे हो पाती थी मैन्युस्क्रिप्ट, मतलब प्रसारित कैसे होती थी? उन दिनों छापे, देखो छापे खाने तो थे नहीं, यानी कि प्रिंटर्स तो थे नहीं, इसलिए लिपिक क्या होते थे? लिपिक वो होते थे जो इन पांडुलिपियों को रिटर्न में देते थे, लिख के देते थे हमें, मतलब कि ऐसे ऐसे
मतलब थी चीज़ें पहले, ऐसे वो लिख के देते थे जिन्हें हम नकल नकल वीस भी कहते थे। जैसे देखो ये बुक है और ये यहाँ से टीप के यहाँ पे लिख रहा है, यहाँ से टीप इन द सेंस कि वो यहाँ से देख के चीटिंग करके यहाँ पे लिख रहा है। तो वो हाथ हाथ से लिखते थे और की प्रकृति चलती थी वहाँ पे। अगर आपने कभी अपने कभी आपने ऐसा तो किया होगा कि आप अपने फ्रेंड की कोई बुक ले आए और उससे होमवर्क नोट कर रहे हो, तो आप जानोगे कि कई बार हमें लिखते लिखते कई बार उनकी राइटिंग समझ नहीं आती है, समझने में तो आसानी नहीं होती, थोड़ी मुश्किल आती है, तो हम अंदाज़ा लगा के लिख दिया करते हैं। तो उससे क्या होता है कि उनका लिखा हुआ और हमारे लिखे हुए में अंतर आ जाता था कभी कभी, और आपको मजबूर होकर अंदाज़ा ही लगाना पड़ता था। और इससे क्या होता था कि जो उन्होंने लिखा होता था आपका उनसे अलग हो जाता था। पांडुलिपि की प्रतिलिपि बनाने में भी कुछ यही होता था। जो प्रतिलिपियां बनाते हुए जो लिपिक होते थे छोटे मोटे हेर फेर कर देते थे, छोटे मोटे शब्द में ऊंच नीच कर देते या कोई व्याकरण में इधर उधर हो जाता था। सदी दर सदी जो प्रतिलिपियां थी उनकी भी प्रतिलिपियां बनने लग गई, उन्हें भी हम कन्वर्ट करके लिखने लग गए थे। और अंततः एक ही मूल ग्रंथ की अलग अलग किताबें आने लग गई थी जिनमें अलग अलग डेफिनेशंस होती थी। ठीक है, इसके बड़ी गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई थी क्योंकि आज हमें लेखन की मूल पांडुलिपियां शायद ही कहीं मिलती होंगी। हमें बाद में लिपिकों द्वारा बनाई गई प्रतिलिपियों पर ही पूरी तरह से निर्भर करना पड़ता था। इसलिए इस बात का अंदाज़ा लगाने के लिए मूलतः लेखक ने क्या लिखा था, इतिहासकारों को एक ही ग्रंथ की विभिन्न प्रतिलिपियां, मतलब कि एक ही मेन ग्रंथ होता था, जस्ट लाइक दिस, ये एक ही मेन ग्रंथ है और हम इसी ग्रंथ को एक्सप्लेन करने के लिए 12 या 30 बुक्स बना दी और हमें वो सारी पढ़नी पड़ती थी और सब में अलग अलग डेफिनेशन होती थी। तो वही बोल रहे हैं कि ये तो सब अपने अकॉर्डिंग अंदाज़ा लगा लगा के लिखते थे। तो इतिहासकारों को एक ही ग्रंथ के लिए बहुत सारी बुक्स पढ़नी पड़ती थी। कई बार लेखन समय भी मतलब समय समय पर अपने मूल मतलब कि अलग हो जाता था, अलग संशोधन करते रहते थे। मतलब अपनी ही बुक में कुछ गलती हो गई तो उसे ठीक करके अगली बार फिर वही छाप दी। वैसे 14वीं सदी में इतिहासकार जो थे इम्पॉर्टेंट हैं, ज़ियाउद्दीन बर्नी ने क्या किया था, अपना एक बुक था उन्होंने 1356 में लिखा था और फिर उन्होंने दूसरी बार 2 साल बाद उन्होंने फिर से एक बुक लिखी जिनमें थोड़ा सा अंतर था। तो इतिहासकारों को पहली बार वाले बुक के बारे में कोई जानकारी ही नहीं थी और यह पुस्तकालय में विशाल संग्रहों में कहीं दबी पड़ी थी। मतलब यही कि अगर पहली बुक रखी होती थी वो कहीं नीचे दब जाती थी, दूसरी आएगी उन पे नज़र पड़ेगी तो उसे पढ़ लिया जाएगा, अदरवाइज़ वो भी नीचे दब जाएगी। तो इसमें नॉर्मली यही बताया है। देन इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है या कोई लाइन समझ नहीं आ रही तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, तो मैं आपको इंस्टेंट रिप्लाई दूँगी। थैंक यू सो मच।